बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड का पोर्शन। आपके एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एमडी कैट के अंदर ये सिलेबस आपका इंक्लूडेड है। इसमें यह टॉपिक है सॉलिड वाला। अब इससे पहले हम लिक्विड्स वाला टॉपिक को डिस्कस किया था। आज हम सॉलिड को डिस्कस करेंगे। अब सॉलिड के बारे में बड़ी बेसिक सी कुछ चीजें जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखी होंगी कि सॉलिड का एक तो डेफिनेट शेप ही होता है। डेफिनेट शेप भी है सॉलिड की और डेफिनेट वॉल्यूम भी है। यानी इसके वॉल्यूम को आप चेंज नहीं कर सकते। वॉल्यूम इसका फिक्स है। तो वॉल्यूम तो होता ही फिक्स है। क्या लिक्विड्स का भी वॉल्यूम फिक्स होता है? यस, लिक्विड्स का भी वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन गैसेस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। वो जिस कंटेनर में होंगी उतना उसका वॉल्यूम हो जाता है। अगर मैं शेप की बात करूं तो जो शेप है हमारे पास वो गैसेस की भी फिक्स नहीं होती, वो लिक्विड्स की भी फिक्स नहीं होती, लेकिन वो सॉलिड की फिक्स होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सॉलिड की फिक्स शेप भी होती है, फिक्स वॉल्यूम भी होता है। इसके अलावा इनकी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा इनकी डेंसिटी होती है सॉलिड की। ठीक है। और इसी तरह जो हमारे पास साउंड है, वो साउंड फास्टेस्ट ट्रेवल करता है किसके अंदर? सॉलिड्स के अंदर, क्योंकि जितनी डेंसिटी होगी उतना उसका ट्रेवलिंग ज्यादा होता है। एग्जाम्पल क्या है? जैसे NaCl का स्ट्रक्चर ले लो, आप कोई स्टोन ले लो, ग्लास ले लो, तो ये सारी इसकी टाइप्स आ जाती हैं। अब यहाँ पे एक चीज ये समझनी है कि सॉलिड की टाइप्स कितनी होती हैं। तो अगर मैं सॉलिड की टाइप्स की बात करूं तो बेसिस देखी जाएगी कि किस बेस पे हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। अगर तो सॉलिड की टाइप देखी जाए ऑन बेसिस ऑफ बॉन्ड, उनके अंदर जो बॉन्ड है तो वो अलग होंगी। अगर हम देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर तो वो अलग होंगी। कैसे कैसे जरा देखें। बॉन्ड क्या क्या हो सकता है? बॉन्ड तो हमारे पास आयोनिक भी हो सकता है, तो उससे बनेगी आयोनिक सॉलिड। बॉन्ड तो हमारे पास कोवेलेंट हो सकता है, तो एक बनेगा कोवेलेंट सॉलिड। एक हमारे पास बनेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। और एक हमारे पास बनेंगे मेटेलिक सॉलिड। तो ये सॉलिड की चार टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड। लेकिन स्ट्रक्चर की बेस पे देखा जाए तो एक हमारे पास आते हैं एमॉर्फस, एक हमारे पास आएंगे एमॉर्फस सॉलिड, एक हमारे पास आएंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और एक हमारे पास आएंगे पॉलीमेरिक सॉलिड। अब पॉलीमेरिक सॉलिड का दूसरा नेम होता है इंटरमीडिएट सॉलिड, इंटरमीडिएट सॉलिड। गॉट इट। तो ये हमारे पास होते हैं। अब आयोनिक सॉलिड के अंदर कौन सा बॉन्ड होगा? आयोनिक होगा। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। कोवेलेंट सॉलिड के अंदर कोवेलेंट होगा। ठीक है। जैसे हमारे पास आइस वगैरह, डायमंड है। इसके अलावा मॉलिक्यूलर सॉलिड के होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स आइस में होते हैं, कोवेलेंट जैसे डायमंड है हमारे पास। इस तरह मेटेलिक सॉलिड हमारे पास क्या होगा? मेटल। जिस तरह मेटल हमारे पास सोडियम मेटल होती है, ठीक है, पोटासियम है, सिल्वर मेटल है। इसके अलावा एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं? जिनके अंदर कोई रेगुलर 3D शेप नहीं होती, नो 3D शेप। ठीक है। टाइट पैटर्न सभी के अंदर होता है, टाइटली पैक स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर 3D स्ट्रक्चर होता है। पॉलीमेरिक के अंदर इंटरमीडिएट होता है, यानी सम पोर्शन 3D होता है और सम पोर्शन नॉन 3D होता है, यानी वो 3D नहीं होता है। सही है। तो इसको आप लोगों ने याद रखना है। और जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं इनको सूडो सॉलिड्स भी बोला जाता है, याद रखना है इनको। सूडो सॉलिड्स भी बोला जाता है, नॉन क्रिस्टलाइन भी बोला जाता है, या सुपर कूल्ड सॉलिड भी बोला जाता है। सुपर कूल्ड सॉलिड भी बोला जाता है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है ज्योमेट्रिक शेप, ज्योमेट्रिकल शेप। अब ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं डिस्कस करने वाली, कि सॉलिड्स के अंदर हमेशा डेफिनेट शेप भी होती है, डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। इसके आगे टिक लगा दी। नंबर सेकंड पे हमारे पास है मेल्टिंग पॉइंट। तो क्या इनके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं? बिल्कुल। तो इनके हायर होते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। और शार्प होते हैं। मतलब ये नहीं होता है कि 60 और 65 डिग्री C के दरमियान में मेल्टिंग पॉइंट है, नो। एक एग्जैक्ट वैल्यू होगी। जैसे 100, जैसे 99, 50, एक एग्जैक्ट होती है। उसके बाद आता है क्लीविज प्लेन। अब क्लीविज प्लेन है कि अगर आप किसी सॉलिड को कट करो, क्योंकि सॉलिड के अंदर क्या होता है,
3D पैटर्न है, और ये बात हो रही है क्रिस्टलाइन सॉलिड की। इसकी कटिंग करो तो एक शार्प क्लीवेज प्लेन बनता है। उसके बाद एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है एनिसोट्रोपी की। अब एनिसोट्रोपी हम किसे कहते हैं? एनिसोट्रोपी हम बेसिकली कहते हैं, डिपेंड करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर, और ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है। वाई? मैं आपको समझाता हूं। जैसे थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन एक एनिसोट्रोपिक है। जिस तरह कंडक्टिविटी। अब ये सारी डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं, यानी किसी एक ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स एक्सिस में और होगा, वाई एक्सिस में और होगा। थर्मल एक्सपेंशन, एक चीज को ऐसे रखोगे तो उसमें हीट पास करेगी, ऐसे रखोगे नहीं करेगी। थर्मल कंडक्शन, कंडक्टिविटी की बात करें तो इन सब के अंदर कहीं ना कहीं डायरेक्शन का रोल आता है। डायरेक्शन को चेंज करने से ये प्रॉपर्टीज चेंज हों तो उन्हें एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी कौन सी होती है? ऐसी प्रॉपर्टीज जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं। एक डायरेक्शन में कोई और होंगी चीज वो, और दूसरी डायरेक्शन में और है। मिसाल के तौर पे एक डायरेक्शन में उनमें से करंट पास कर रहा है, दूसरी डायरेक्शन में नहीं कर रहा। तो उन कंपाउंड्स को या उन चीजों को क्या बोलेंगे? एनिसोट्रोपिक कंपाउंड। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। मिसाल के तौर पे आयरन है। आयरन या ग्रेफाइट को ले लो। ग्रेफाइट है, वो एक तरह से अपने अंदर से करंट पास करने देता है, दूसरी तरह से नहीं करने देता है। तो करंट पास करना क्या होता है? कंडक्टिविटी, कंडक्शन। तो कंडक्शन क्या हुई? एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी हुई। गॉट इट। उसके बाद एक हमारे पास होता है सिमिट्री। अब सिमिट्री आप लोगों को पता ही होगा। सिमिट्री बेसिकली फेसेस को बोलते हैं, एजिस को बोलते हैं, ये हमारे पास सिमिट्री होती है, ठीक है। या और एंगल हमारे पास कितने होते हैं? एंगल्स आप लोगों को पता है टोटल 360 डिग्रीज होते हैं। तो इन सब को मिला के हम क्या बोलते हैं? इन सब को मिला के बोलते हैं सिमिट्री। किसकी सिमिट्री क्या है? तो जब बात की जाए ना कि सिमिट्री की, तो सिमिट्री में मतलब उसके फेसेस कितने हैं, एजिस कितने हैं, एंगल्स कितने हैं, तो इनमें रोटेशन कितनी है उसकी, वो किस प्लेन में है, उसके एक्सिस क्या क्या हैं, किधर हैं, तो ये सारी चीजें। उसके बाद एक होती है हैबिट। हैबिट कहते हैं जो कंपाउंड जिस शेप में ग्रो करता है। यानी हैबिट ऑफ क्रिस्टल इज अ शेप ऑफ क्रिस्टल इन विच यूजुअली इट ग्रोस। उसके बाद दो प्रॉपर्टीज आती हैं। एक होती है आइसोमॉर्फिज्म, और एक होती है पोलीमॉर्फिज्म। आइसो का मतलब सेम, दो अलग अलग कंपाउंड होंगे और सेम शेप में पाए जाएंगे। पॉलीमॉर्फिज्म, एक ही कंपाउंड होगा, दो डिफरेंट शेप में पाया जाएगा। शेप वन और शेप टू। यानी टू डिफरेंट कंपाउंड्स का एक ही शेप में पाया जाना, दैट इज कॉल्ड, यानी दो अलग अलग कंपाउंड हैं, इनका सेम शेप में पाया जाना, दैट इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। और ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं, दोनों कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे? आइसोमॉर्फ्स। पॉलीमॉर्फिज्म होता है एक ही कंपाउंड का डिफरेंट शेप में पाया जाना, दैट इज पोलीमॉर्फिज्म। और उन दोनों शेप्स को पोलीमॉर्फ्स कहते हैं। एलोट्रोप कहते हैं एलिमेंट का डिफरेंट फॉर्म में पाया जाना। अगर एक कंपाउंड डिफरेंट फॉर्म में पाया जाए ना, डिफरेंट शेप्स में पाया जाए, तो उसे कहते हैं पोलीमॉर्फिज्म। और एक होता है हमारे पास एलोट्रोपी। एलोट्रोपी कहते हैं एक एलिमेंट का डिफरेंट शेप में पाया जाना। इसको कहते हैं एलोट्रोपी। एलोट्रोपिक फॉर्म कहते हैं, एलोट्रोप्स कहते हैं। यानी एक कोई कंपाउंड है, कंपाउंड में तो आपको पता ही है ज्यादा सारे एलिमेंट होते हैं, वो कंपाउंड डिफरेंट शेप में पाया गया, तो इस पूरे फिनोमिना को बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। अब एक एलिमेंट है वो डिफरेंट फॉर्म में पाया गया, इसको क्या बोलेंगे? इसको एलोट्रोपिक बोलेंगे। एलो ट्रोपिक प्रॉपर्टी। और इन सारी फॉर्म्स को एलोट्रोप्स, और इसी तरह इन सारी फॉर्म्स को क्या बोलेंगे? पोलीमॉर्फ्स बोलेंगे। और इस फिनोमिना को पोलीमॉर्फिज्म। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे सारी जो फॉर्म्स हैं एलोट्रोपिक फॉर्म, वो को एग्जिस्ट करती हैं, इसको भी याद रखना है। उसके बाद हम थोड़ी सी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे क्रिस्टल लेटस के बारे में। अब क्रिस्टल लेटस आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्रिस्टल लेटस एक पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऐसे, एक क्यूबिक सा पूरा स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। अब वो यूनिट्स, जिस तरह ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। अब जो सेल की प्रॉपर्टी होती है वही पूरी ह्यूमन बॉडी की होती हैं। इसी तरह जो इस एक यूनिट सेल की प्रॉपर्टी होगी वही पूरे क्रिस्टल लेटस की प्रॉपर्टी होती है, और ये रेगुलर 3D पैटर्न में होता है, ये भी याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आगे आयोनिक सॉलिड्स। आयोनिक सॉलिड्स को डिस्कस करते हैं। अब आप लोगों ने याद रखना है आयोनिक सॉलिड हमारे पास होता क्या है।
आयोनिक सॉलिड ऐसे सॉलिड को बोलते हैं जिसके अंदर आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है, जैसे NaCl। इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट शार्प होते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इसके अलावा आप लोगों ने एक दो चीजें और याद रखनी है। रेडियस रेशो से हम शेप को बताते हैं, रेडियस रेशो से। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर रेडियस की रेशो 0.155 से कम है ना, तो शेप लीनियर होती है। अगर रेडियस की रेशो 0.155 से लेके 0.225 तक है, तो फिर शेप हमारे पास ट्राई एंगुलर होती है। और इसी तरह अगर रेडियस की रेशो 0.225 से लेके 0.414 है, तो तब शेप टेट्रा हमारे पास गोनल होगी। और उसके बाद अगर यहाँ पे 0.414 से लेके 0.723 तक रेडियस रेशो है, तो फिर हमारे पास शेप होगी, दैट विल बी ऑक्टाहेड्रल। वो ऑक्टाहेड्रल शेप हमारे पास होगी। और अगर रेडियस रेशो 0.723 से लेके 1 तक है, तो फिर शेप क्यूबिक होगी। और अगर हमारी पूरी 1 आ जाए रेडियस रेशो, तो फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग आ जाती है, क्लोज्ड पैकिंग, जिसको हम बोलते हैं CCP, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। गॉट इट। तो ये हमारे पास था आयोनिक सॉलिड्स के बारे में कुछ चीजें। उसके बाद हमारे पास इसके एग्जाम्पल क्या आ जाती है, NaCl। NaCl की डेल्टा H कितनी होती है जब इसको स्प्लिट करके Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट किया जाए? तो याद रखो, इसकी डेल्टा H हमारे पास एंथैल्पी -787 किलो जाउल पर मोल बनती है। और अगर इसी तरह हम क्या करें इनको आपस में, ये हमारे पास सॉलिड के लिए है, ये सॉलिड NaCl के लिए है। और अगर गैस इसके लिए, गैशियस के लिए देखा जाए कि ये गैशियस में कन्वर्ट हो जाए, तो +787 आ जाती है। यानी कि ये डिपेंड कर रहा होता है चाय टू साइज रेशियो के ऊपर, ये चीज इनकी डिपेंड कर रही होती है। ओके, ये हमारे पास था। और उसके बाद एक मॉलिक्यूलर सॉलिड आ जाता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड हमारे पास क्या होंगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड जैसे फॉर एग्जांपल, उनके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, एक साइड पे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, या वो नॉन पोलर के बीच में, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बीच में, या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हो सकती हैं, या हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है। और इसके अंदर आप लोगों ने याद रखना है, S8 हो गया, CO2 हो गया, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड की एग्जाम्पल है। और ये हमारे पास जैसे आइस और शुगर, ये भी हमारे पास नॉन पोलर में आ जाते हैं। और इसके आइस और शुगर पोलर में आ जाते हैं, सॉरी, आइस और शुगर ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं। और जो हमारे पास सल्फर आ जाता है, फास्फोरस आ जाते हैं, आयोडीन आ जाता है, और इसके अलावा जो ड्राई आइस आ जाता है, या सॉलिडिफाइड, जो सॉलिडिफाइड नोबल गैसेस आ जाती हैं, तो वो हमारे पास क्या होती हैं, वो हमारे पास नॉन पोलर होती हैं। दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम योर सॉलिड पोर्शन। आई होप आप लोगों को ये तमाम चीज़ें क्लियर हो होंगी। बाकी मजीद इसकी आपने बुक रीडिंग भी कर लेनी है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।